Assalamualaikum, this is Dr. Mohammed Shafi and you guys are watching Biochemistry। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पीएमडीसी एमडी कैट 2025 की रजिस्ट्रेशन की और एक एक स्टेप को बहुत डिटेल के साथ क्या क्या चीज़ें आपने अपलोड करनी है, कौन सी इंफॉर्मेशन अपलोड करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी, किस तरीके से उनको अपलोड करना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डील कर रहे होंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि किसी भी किस्म का मसला आपको रजिस्ट्रेशन के अंदर ना हो और आप स्मूथली तमाम रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर सको। क्योंकि याद रखना, अगर आप रजिस्टर नहीं करते तो यू आर नॉट एबल टू सिट इन द एमडी कैट। ठीक है, आप एमडी कैट का एग्जाम नहीं दे पाओगे और जाहिर सी बात है फिर आपके लिए मसाइल खड़े होंगे। तो रजिस्ट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको गौर से देखना। अब रजिस्ट्रेशन की फ़ीस क्या है, क्या डेट्स हैं, ये ऑलरेडी मैं एक वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस पूरे रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को। तो सबसे पहले ये नज़र आ रही है आपको पीएमडीसी की वेबसाइट, तो जस्ट आपने लिखना है pmdc.pk। जब आप pmdc.pk लिखोगे और पीएमडीसी की वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे आप जब स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पे आपको नज़र आएगा एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन। अच्छा, एक बात याद रखना, कोशिश करना कि आप इसे लैपटॉप या पीसी से रजिस्टर करने की तरफ जाओ, क्योंकि मोबाइल से जब आप करने की तरफ जाते हो तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। मैं प्रेफर ये करता हूँ कि आप लैपटॉप, पीसी या इस तरीके से किसी चीज़ से जो है वो आप रजिस्टर करो ताकि चीज़ें स्मूथली चलती रहें। तो सबसे पहले जब आपने स्क्रॉल डाउन किया तो स्क्रॉल डाउन करने पे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एग्जाम रजिस्ट्रेशन के नाम से। ठीक है, एग्जाम रजिस्ट्रेशन के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरैक्टिव पोर्टल फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एमडी कैट। क्लिक हेयर फॉर एमडी कैट पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक हेयर फॉर एमडी कैट के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको ये स्क्रीन नजर आ जाएगी। अब इस स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है पीएमडीसी एमडी कैट 2025, बट आपने अभी क्या करना है, क्योंकि आप रजिस्टर कर रहे हो, फर्स्ट टाइम जो है वो रजिस्टर कर रहे हो, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है रजिस्टर के ऑप्शन के ऊपर। अगर आप पहले रजिस्टर कर चुके हो और दोबारा लॉगिन करना चाहते हो तो फिर आपने ईमेल पासवर्ड लिखना है। बट यहाँ पे जैसे ही आप रजिस्टर के बटन पे क्लिक करोगे आपके सामने ये स्क्रीन अपीयर हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने सबसे पहले तो यहाँ पे अपना नाम लिखना है और नाम वो लिखना है जो आपके सीएनआईसी के ऊपर मौजूद है। ठीक है, अगर आपका नाम मोहम्मद अली है ना तो आपने मोहम्मद अली लिखना है, आगे खान लगाओगे तो वो सीएनआईसी के ऊपर नहीं होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने एप्लीकेंट नेम लिख लेना है, फिर उसके बाद आप फादर नेम लिखोगे, वही फादर नेम जो सीएनआईसी के ऊपर मौजूद है। या अगर आपका सीएनआईसी नहीं है, लेट सपोज आपका सीएनआईसी नहीं है, आप 18 साल से कम उम्र हो, तो बी फॉर्म के ऊपर जो भी आपका नेम है और आपका फादर नेम है वो यहाँ पे आपने लिखना है। ठीक है, या अगर बी फॉर्म भी नहीं है तो पासपोर्ट होगा, पासपोर्ट नहीं है नाइकॉप होगा। इस तरीके से कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आइडेंटिफिकेशन का डॉक्यूमेंट है, वहां उस डॉक्यूमेंट पे जो भी आपकी नाम मौजूद है उस नाम को एग्जैक्टली यहां लिखना है, सीएनआईसी के ऊपर वाले नाम को या बी फॉर्म वाले नाम को। ठीक है, फिर यहां पे आप आइडेंटिफिकेशन टाइप। अब आइडेंटिफिकेशन टाइप का मतलब क्या है? आइडेंटिफिकेशन टाइप का मतलब यह है कि आप सीएनआईसी के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, आप बी फॉर्म के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, आप जुवेनाइल कार्ड क्या होता है, 18 साल से कम उम्र बच्चों का एक काइंड ऑफ शनाख्ती कार्ड या काइंड ऑफ सीएनआईसी बनता है, एंड दैट इज अ जुवेनाइल कार्ड। ठीक है, जरूरी नहीं है, अगर आपका बी फॉर्म भी है तो चलेगा, कोई मसला नहीं है। नाइकॉप या पाकिस्तानी पासपोर्ट के थ्रू भी करते हो तो आप कर सकते हो रजिस्ट्रेशन। फिर यहाँ पे आपने करेक्ट नंबर लिखना है। तो पहले हम इसको शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम नाम लिखेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे नाम लिख लेते हैं। लेट सपोज मोहम्मद अली किसी का नाम है, एग्जाम्पल। फादर नेम हम कर लेते हैं, लेट सपोज मोहम्मद खान, एग्जाम्पल है, सही है। अब आइडेंटिफिकेशन टाइप लेट सपोज सीएनआईसी है, तो अब यहाँ पे आपने सीएनआईसी जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा सीएनआईसी नंबर। आपने सीएनआईसी नंबर लिखना है विदाउट डैशेस। ठीक है, विदाउट डैशेस। लेट सपोज किसी का सीएनआईसी नंबर है तो वो आपने इस तरीके से विदाउट डैशेस लिख लेना है। ये लिख लिया। अब यहाँ पे आप सीएनआईसी की इशुएंस डेट लिखोगे। सीएनआईसी के ऊपर एक डेट होती है कि किस तारीख को सीएनआईसी इशू हुआ, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। लेट सपोज डेट सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे अपना आप सेल नंबर लिखोगे। याद रखना, वो कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है या वो मोबाइल नंबर लिखना है जो आपका एक्टिव हो, जिसके ऊपर मैसेजेस या इस तरह की चीज़ें रिसीव हो सके। तो लाजमी तौर पे आपने सेल नंबर ऐसा डालना है जिसके अंदर आप मैसेज रिसीव कर सको या इस तरह की कोई भी चीज़ आए तो आप रिसीव कर सको। तो चलो आप जो है वो यहाँ पे लिख लो अपना सेल नंबर।
अब सेल नंबर लिख लिया, यहां पे आप सिलेक्ट करोगे जेंडर, जेंडर सिलेक्ट किया। अब यहां पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना। याद रखना ये डेट ऑफ बर्थ वो होगी जो आपके सीएनआईसी के ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। आपके जो भी सीएनआईसी के ऊपर डेट ऑफ बर्थ है, सेम डेट ऑफ बर्थ आपने यहां लिखनी है। फिर यहां पे आप अपना ईमेल एड्रेस डालोगे। याद रखना जो ईमेल एड्रेस आप डालोगे उसको आप इस्तेमाल करोगे यूजर नेम के तौर पे जब आप लॉगिन करने की कोशिश करोगे। तो इसलिए इस ईमेल एड्रेस को सही डालना, इस ईमेल एड्रेस को वो ईमेल एड्रेस डालना जिसके ऊपर आप मैसेजेस रिसीव कर सकते हो, ईमेल रिसीव कर सकते हो, वरना आपके लिए बड़े मसाइल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे आप अपना ईमेल एड्रेस लिख लो, ठीक है। ईमेल एड्रेस लिखते हैं। अब यहां पे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिख लिया। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद आप यहां पे कोई भी एक पासवर्ड जो है ना वो डालोगे, अपनी मर्जी का कोई भी पासवर्ड, ठीक है। यहां पे आप कंफर्म पासवर्ड पे वही पासवर्ड रिपीट करोगे। और फिर यहाँ पे आपसे पीएमडीसी ने एक थोड़ा सा मजाक की है, मतलब एग्जैक्टली रिकैप्चर के तौर पे यहाँ पे इन्होंने 6 + 2 कितना होता है, 8 होता है, तो यहाँ पे आपने 8 लिख लिया। जो भी आपका आ रहा है वो आपने लिख लिया। अब जब ये इन्फॉर्मेशन आपने सेलेक्ट कर ली, उसके बाद आप क्लिक करोगे साइन अप पे, ठीक है। साइन अप पे क्लिक करोगे। जैसे ही साइन अप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये कह रहा है कि पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड शुड बी सेम, ठीक है। तो एक दफ़ा पासवर्ड और उसको दोबारा से चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब साइन अप पे क्लिक करो। अब आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया, आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे, यहां पे आप अपना ईमेल एड्रेस डाल दोगे जो आपने अभी रजिस्ट्रेशन के तौर पे डाला है, ठीक है। फिर यहां पे आप अपना पासवर्ड डालोगे। पासवर्ड डालने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, आपके सामने ये स्क्रीन अपेयर हो जाएगी। अब इस स्क्रीन के ऊपर यहां पे आपको नजर आ रहा है एप्लीकेंट नेम, फादर नेम। तो ये एप्लीकेंट नेम और फादर नेम वही है जो आपके सीएनआईसी पे था और अभी आपने थोड़ी देर पहले भरा भी। सेल नंबर वही है जो आपने अभी लिखा। जेंडर, बर्थ डेट और ईमेल एड्रेस, ये चीज़ें ऑटो फिल आएंगी, यानी कि क्योंकि अभी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भरा था तो ये सब ऑटो फिल आएगा। फिर यहाँ पे आ रहा है सिटी ऑफ रेजिडेंस, जहां भी आप रहते हो, जिस सिटी के अंदर रहते हो। अब ये नहीं है कि आपका ताल्लुक अगर पेशावर से है तो आप पेशावर डालोगे, नहीं, जिस सिटी में आप रह रहे हो उस सिटी की रेजिडेंस डालोगे, रेजिडेंस सिटी डालोगे। लेट सपोज अगर कोई कराची के अंदर रहता है तो वो यहां पे कराची सेलेक्ट करेगा, ठीक है। तो आपने यहां पे कराची या इस्लामाबाद जो भी है वो आपने सेलेक्ट करना है, सही है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं सिटी। अब यहाँ पे आप अपना डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट लिखोगे, सॉरी प्रोविंस लिखोगे। याद रखना आज से पहले, ये एक नई अपडेट है, आज से पहले पीएमडीसी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन किसी किस्म का कोई डोमिसाइल नहीं मांगती थी। बट इस साल क्योंकि उन्होंने एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई आज से पहले, यानी कि पिछले साल तक ये होता था कि अगर एक सिंध का बच्चा है जिसके पास सिंध का डोमिसाइल है और अगर वो इस्लामाबाद में रहता है तो इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी का टेस्ट देके वो सिंध के अंदर अप्लाई कर सकता है। बट इस साल इन्होंने लगाई है डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन। डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन लगाने का सबसे बड़ा मकसद ये था ताकि जो जिस भी सूबे का बच्चा है वो उसी सूबे के अंदर एग्जाम दे। अगर सिंध का बच्चा है तो वो सिंध के यूनिवर्सिटी के तहत एग्जाम दे, यानी कि आईबीएस सक्कर के तहत एग्जाम दे। अब इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि लास्ट ईयर तक बच्चे ये नारे लगाते थे कि एक यूनिवर्सिटी का टेस्ट आसान आ गया, दूसरी का मुश्किल आ गया, तीसरी का आसान आ गया, चौथी का मुश्किल आ गया। तो ये जो मेरिट है ना, इसको बैलेंस करना मुश्किल हो जाता था। तो उन्होंने ये हल निकाला, पीएमडीसी ने ये हल निकाला कि अब उन्होंने डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि आप जिस सूबे के हो आप उसी सूबे की यूनिवर्सिटी के तहत एग्जाम दे सकते हो। तो लेट सपोज अगर कोई सिंध का है तो यहाँ पे वो सिंध सेलेक्ट करेगा और सिंध को सेलेक्ट करने के बाद सिंध की यूनिवर्सिटी के तहत ही एग्जाम देगा। तो यहाँ पे आपने लिख लिया प्रोविंस
उसके बाद यहाँ पे आप सिटी ऑफ डोमिसाइल लिखोगे, जो भी आपका डोमिसाइल है। लेट सपोज अगर मैं कराची की बात करूँ तो कराची में कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, कोरंगी है, किमाड़ी है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगे। बट आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल है, दादू है, बदीन है, हैदराबाद है, जैकबाबाद है, या अगर पंजाब की बात करूँ तो लाहौर है, जो भी है, जिस भी सिटी का आपका डोमिसाइल है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सही है, आपने डोमिसाइल सेलेक्ट कर लिया। अब आप वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करोगे जो आपके सूबे में एग्जाम ले रही है। यानी कि अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर सिंध की बात करूं तो हमने क्योंकि ऊपर सिंध सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे सिंध IBA सक्खर टेस्टिंग सर्विस जो है वो टेस्ट ले रही है, तो हमने IBA सक्खर को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम सिटी, जिस सिटी के अंदर आपने एग्जाम देना है, याद रखना PMDC ने अपने एडवर्टाइजमेंट के अंदर ये बात क्लियरली मेंशन की है कि एक दफ़ा आप सिटी को अगर सिलेक्ट कर लोगे तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो आपने जिस सिटी के अंदर भी एग्जाम देना है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी शहर में रहते हो और उसी शहर के अंदर जो है वो आपका MDCAT का सेंटर बन गया तो आपने उसी शहर को सिलेक्ट करना है। अगर नहीं बना तो आप करीबी शहर उसको सेलेक्ट करोगे और उसके अंदर जाके आप अपना एग्जाम दे रहे होगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ लेट्स सपोज कराची। ठीक है, अब यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशन टाइप को मेंशन करना है। एजुकेशन टाइप से क्या मुराद है? एजुकेशन टाइप से ये मुराद है कि अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो यानी कि FSC के स्टूडेंट हो तो आपने FSC सिलेक्ट करना है, और अगर आप A लेवल्स के स्टूडेंट हो तो आपने A लेवल सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अगर आप FSC सिलेक्ट करोगे तो FSC वरना A लेवल्स। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि A लेवल्स के अंदर तो मार्क्स नहीं होते, तो फिर आप वहाँ से IBCC की इक्विवेलेंसी निकालोगे और इक्विवेलेंसी निकालने के बाद वो मार्क्स आप यहाँ पे एंटर करोगे। तो IBCC की इक्विवेलेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको लाजमी तौर पे आपने हासिल करना है। ठीक है, और अगर आप FSC के स्टूडेंट हो तो आपके लिए तो चीज़ें आसान है। यहाँ पे आपने टोटल मार्क्स लिखने, सही है, टोटल मार्क्स लिखे, यहाँ पे आपने ऑब्टेन मार्क्स लिखने। ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स है लेट सपोज 900, तो यहाँ पे परसेंटेज खुद ही आ जाएगी। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, अब जो अगला टैब आपको यहां पे नजर आ रहा है उसमें कह रहा है अपलोड योर रीसेंट पिक्चर। अब देखो पिक्चर आपने सबसे पहले तो आपने पिक्चर कौन सी अपलोड करनी है? फेसबुक DP, इंस्टाग्राम की DP, स्नैपचैट की DP? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। याद रखना ये वो पिक्चर होगी जो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर प्रिंट होगी, और जाहिर सी बात है जब आप एग्जाम सेंटर जाओगे तो वो मैच करेगा कि आप ही हो या कोई और है। ठीक है, तो याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे वो पिक्चर आपने अपलोड करनी है जो व्हाइट बैकग्राउंड में या ब्लू बैकग्राउंड के अंदर, जिस भी बैकग्राउंड में है वो आपने लियो। आप सिंपल क्या कर सकते हो, अपने मोबाइल से व्हाइट बैकग्राउंड या ब्लू बैकग्राउंड के पिक्चर लगा के उसको जो है वो अपलोड कर सकते हो। बट याद रखना पिक्चर JPG फॉर्मेट के अंदर हो और 1 MB से उसका साइज कम ही हो। अब अगर 1 MB से साइज ज़्यादा है तो यहाँ पे आप जो है वो स्टोरेज सप्रेसर यानी कि साइज जो होता है पिक्चर का उसको सप्रेस कर सकते हो। डिफरेंट वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, अब अगर किसी के पास पिक्चर नहीं है तो वो किसी भी फोटो स्टूडियो जाए और उससे कहे भाई मेरी पिक्चर खींच दो, और आप उससे कहो कि मुझे ईमेल कर दो, तो वो आपको जब पिक्चर ईमेल करेगा वो पिक्चर आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले तो पिक्चर को अपलोड कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने पिक्चर अपलोड की, यहाँ पे आपने पिक्चर अपलोड कर दी। अब पिक्चर अपलोड करने के बाद ये आपकी रीसेंट पिक्चर है। ऐसा नहीं है कि आप नर्सरी क्लास की पिक्चर यहाँ पे डाल रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना। रीसेंट पिक्चर, जो भी रीसेंट पिक्चर है वो आपने यहाँ पे डालनी है। फिर आप यहाँ पे अपलोड करोगे अपनी मार्कशीट। अच्छा, अब मार्कशीट के हवाले से याद रखना कुछ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अगर एक स्टूडेंट फ्रेशर है तो फ्रेशर अपनी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड करेगा। फर्स्ट ईयर की मार्कशीट ओरिजिनल या उसकी कॉपी अपलोड करना लाजमी है। हर हाल में आपने अपनी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी है इफ यू आर अ फ्रेशर। सही है, इस मार्कशीट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस याद रखना इस मार्कशीट से वो ये चेक करेंगे कि आपके पास एटलीस्ट 65% मार्क्स हैं या नहीं। सही है, एटलीस्ट 65% मार्क्स होना जरूरी है MDCAT के अंदर अपेयर होने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हो गई फ्रेशर की बात। फ्रेशर अपनी जब जो सबसे रीसेंट मार्कशीट है उसको अपलोड करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं वो स्टूडेंट्स जो कि रिपीटर्स हैं या इम्प्रूवर्स हैं। तो रिपीटर्स और इम्प्रूवर्स के लिए ये है कि अगर किसी ने पूरा साल जो है वो रिपीट किया है या पूरा साल इम्प्रूव किया है। ठीक है, रिपीटर और इम्प्रूवर के अंदर फ़र्क समझना। रिपीटर वो होगा जो अपने इंटरमीडिएट को इम्प्रूव नहीं कर रहा। ठीक है, मैं उसको रिपीटर कह सकता हूँ। इम्प्रूवर वो है जो अपने इंटरमीडिएट में इम्प्रूवमेंट दे रहा है। सही है, अब अगर इम्प्रूवमेंट के एग्जाम्स दे रहा है तो उसके पास जाहिर सी बात है अभी तो रिजल्ट नहीं होगा, इम्प्रूवमेंट के एग्जाम उसने दिए होंगे, तो वो अपनी जो भी लास्ट मार्कशीट है आइदर वो सेकेंड ईयर की है बट वो अपलोड करेगा। इससे कोई ताल्लुक नहीं है आपके एडमिशन प्रोसेस का। एडमिशन प्रोसेस के ऊपर आप एक अलग मार्कशीट दे सकते हो
अगर वो रिजल्ट बाद में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात करता हूं फ्रेशर की, तो फ्रेशर के पास अगर सेकेंड ईयर की मार्कशीट है वो अपलोड करेगा, ठीक है। इंप्रूवर की बात मैंने क्या बताई, इंप्रूवर की बात मैंने आपको ये बताई कि जो भी आपकी लास्ट इंटरमीडिएट की मार्कशीट है वो आपने अपलोड करनी, लास्ट इंटरमीडिएट की मार्कशीट आपने अपलोड करनी है, ठीक है। अब इससे कोई ताल्लुक नहीं कि वो कौन सी मार्कशीट है, क्या है क्या नहीं है, वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन जब आप अपने एडमिशन प्रोसेस की तरफ जाओगे तो डिफरेंट दे सकते हो, कोई मसला नहीं है, वो इंप्रूवमेंट होगी, फिर वो अलग चीज़ होगी। रिपीटर के लिए ये है वो अपनी लास्ट मार्कशीट अपलोड करेगा, सही है, पिक्चर हो या कॉपी हो, कुछ भी हो वो अपलोड करेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं वो स्टूडेंट्स जो कि ए लेवल्स के, तो वो इक्विवेलेंसी बनाएंगे और इक्विवेलेंसी यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंसी लाजमी तौर पे अपलोड करनी है, या आपके पास अगर मार्कशीट है तो वो अपलोड करनी है लाजमी तौर पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप जब आपने अपनी मार्कशीट अपलोड कर दी, तो मार्कशीट अपलोड करने के बाद अब यहाँ पे आप अपना CNIC अपलोड करोगे। CNIC की फ्रंट पिक्चर इज व्हाट नीडेड, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी CNIC, नाइकॉप, जुवेनाइल कार्ड या पाकिस्तानी पासपोर्ट जिसके थ्रू भी आपने रजिस्ट्रेशन की थी उसको आप जो है वो अपलोड करोगे। तो यहाँ पे आपने अपना जो भी कार्ड वगैरह था उसको अपलोड किया। याद रखना पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, पिक्चर क्लियर नहीं होगी तो मसाइल आपके लिए खड़े हो सकते हैं, रिजेक्शन लग सकता है। तो पिक्चर बहुत ही ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए और पिक्चर के अंदर कोई भी मसला नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन इस साल PMDC ने लगाई है, जिसकी वजह से उन्होंने अब डोमिसाइल मांग लिया है कि आप अपना डोमिसाइल JPG फॉर्मेट के अंदर अपलोड करो। अब सवाल ये होता है कि डोमिसाइल कहाँ से मिलेगा, अगर किसी स्टूडेंट का डोमिसाइल नहीं है तो उसको डोमिसाइल कहाँ से मिलेगा। देखो डोमिसाइल जो है ना वो आप जिस भी इलाके के अंदर रहते हो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहते हो, वहाँ पे DC ऑफिस होता है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफिस होता है, वहाँ पे आप जाके डोमिसाइल की एप्लीकेशन दे सकते हो और फिर वो आपको डोमिसाइल देंगे, ठीक है। जिस भी डोमिसाइल के डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप रह रहे हो वहाँ पे DC ऑफिस जाओ और उनसे सिंपली जो है वो डोमिसाइल जो है वो ले लो। अब सवाल ये होता है कि सर क्या डोमिसाइल 25 तारीख तक आ जाएगा, तो याद रखना कि भाई आज यानी कि जब भी आप ये वीडियो देखो फौरन अपना डोमिसाइल का प्रोसेस स्टार्ट करो और लास्ट डेट से पहले पहले डोमिसाइल को हर हाल में हासिल कर लो, ठीक है। अब वो अर्जेंट फीस के थ्रू करो या जिस भी तरीके से आप अपना डोमिसाइल लोगे। अब किसी शख्स का अगर एक डोमिसाइल है वो दूसरा डोमिसाइल बना रहा है, दिस इज क्वाइट इलीगल, ठीक है, ये आप नहीं कर सकते। तो आपने जिस भी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल बनवाया हुआ है वो डोमिसाइल आप यहाँ पे अपलोड करोगे। अगर नहीं बनवाया हुआ तो डोमिसाइल के लिए आप DC ऑफिस जाओगे और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए फिर जो है वो आप अपना डोमिसाइल उनसे ले रहे होगे। डोमिसाइल की ज़रूरत आज से पहले नहीं होती थी, ये फर्स्ट टाइम उन्होंने डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन लगाई है। एंड क्योंकि ये पहली दफ़ा उन्होंने डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन लगाई है तो बस वो ये देखना चाहते हैं कि आप किस डिस्ट्रिक्ट के डोमिसाइल होल्डर हो, ताकि एटलीस्ट जो है वो आप जो है वो उसी सूबे के अंदर एग्जाम दे रहे हो। ये इंश्योर करने के लिए बेसिकली उन्होंने ये डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन लगाई है। तो डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि डोमिसाइल आपने कहाँ से बनवाना है और किस तरीके से आप जो है वो इसे अपलोड करोगे। तो यहाँ पे भी आप अपना डोमिसाइल जो है वो JPG फॉर्मेट के अंदर इसे जो है वो अपलोड कर रहे होगे, ठीक है। अगर आप जी देखो याद रखना, अगर आप पिक्चर ले रहे हो ना तो आप कैम स्कैनर या इस तरह की कोई भी जो है आपकी एप्लीकेशंस आती हैं उनसे स्कैन करना ताकि क्लियर पिक्चर आए। और जब आप ये सब कर लोगे तो ये सब करने के बाद आप यहाँ पे चेक पे क्लिक करोगे, आई हेयर बाय अंडरटेक दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड फॉर दिस एप्लीकेशन इज करेक्ट एंड जेन्युइन, द PMDC मे इनिशिएट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इन द केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपने करेक्ट डाटा लिखना है, तो यहाँ पे आप जब करेक्ट डाटा लिख लोगे यहाँ पे आपने सबमिट एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे आप जैसे ही सबमिट एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करोगे अब यहाँ पे आपके पास जो है वो जाहिर सी बात है ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और यहाँ पे आपकी प्रोफाइल पिक्चर आएगी, ठीक है। इसी तरीके से आपकी मार्कशीट, CNIC, डोमिसाइल वगैरह अपेयर हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक नजर आएगा पे नाउ का बटन, ठीक है। पे नाउ पे क्लिक करोगे अब यहाँ पे आप किस तरीके से जो है वो अपनी फीस को पे कर सकते हो, जरा सुनना, ठीक है। फीस को पे करने का तरीकाकार ये है कि पहली बात फीस रिफंडेबल नहीं होती, ट्रांसफरेबल नहीं होती, ठीक है। यानी कि आप फी वापस नहीं ले सकते, किसी और के नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब यहाँ पे इन्होंने दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन है एक और MCB चलान का ऑप्शन है, ठीक है। आई एग्री दैट द पेमेंट इज नॉट रिफंडेबल, तो ऑब्वियसली ये चीज़ है, ठीक है। याद रखना अगर आप पेमेंट करते हो MCB या ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू तो 48 आवर्स लगते हैं आपकी पेमेंट को कंफर्म होने के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही अगर आप लेट सपोज बैंक चलान के थ्रू करते हो तो यहाँ पे आपका बैंक चलान डाउनलोड हो जाएगा MCB का और आप इस बैंक चलान को लेके जाओगे, ठीक है। अब ये आपका
बैंक चालान डाउनलोड हो जाएगा, इसको आप लेके जाओगे एमसीबी के किसी भी ब्रांच के अंदर और वहाँ पे पे करने के बाद फिर यहाँ पे आगे लेके चल रहे होगे, ठीक है, आगे लेके चल रहे होगे, यानी कि इसको आपने अपलोड नहीं करना, सिंपली आपने पे कर दिया तो 48 आवर्स के अंदर अंदर जो है वो आपके पास पेड का स्टेटस आ जाएगा, ठीक है। अगर स्टिल पेड का स्टेटस नहीं आ रहा तो यहाँ पे 3-4 उन्होंने नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर्स पे आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो अगर पेमेंट का किसी भी किस्म का कोई इशू आ रहा है, तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। क्लियरली लिखा हुआ है, इफ यू हैव एनी इशू रिगार्डिंग पेमेंट प्लीज कांटेक्ट द फॉलोइंग बैंक ऑफिशियल, इन बैंक ऑफिशियल्स को आप कांटेक्ट कर सकते हो, इनका नंबर यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। अगर आपको कोई और इशू है तो आप इस नंबर्स पे ईमेल भी दी हुई है mdcat@pmdc.com और यहाँ पे आपको नंबर भी दिया हुआ है, ये नंबर मिला के आप एक्सटेंशन मिला लोगे तो आप कनेक्ट हो जाओगे, ठीक है। जो भी इशू है आप यहाँ पे लिख सकते हो। 48 आवर्स के अंदर अंदर आपका जो है वो बेसिकली पेमेंट का जो मूड है वो पेड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो जैसे ही आप ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करोगे तो आपको ये रीडायरेक्ट करेगा एक पेमेंट गेटवे के ऊपर, और रीडायरेक्ट करेगा जैसे ही पेमेंट गेटवे के ऊपर तो यहाँ पे आपके पास ये पूरा एक डेबिट कार्ड की सारी कहानी आ जाएगी। 9,015 रुपये आपके लगेंगे, ठीक है। और आपका डेबिट कार्ड होना, क्रेडिट या डेबिट कार्ड होना चाहिए, वीज़ा या मास्टर कार्ड, ठीक है। वीज़ा या मास्टर कार्ड होगा तभी आप जो है वो पेमेंट कर सकते हो। फिर ये सारी फॉर्म्स की डिटेल वगैरह आप शेयर करोगे और पे पे क्लिक करोगे तो फिर आपके पास जो है वो सारा पेमेंट का प्रोसीजर चल रहा होगा, ठीक है। अब जब आपने पेमेंट कर दी, सब कुछ हो गया, तो ऑनलाइन पेमेंट के अंदर नॉर्मली ये होता है कि ऑनलाइन पेमेंट के अंदर जो है ना वो फ़ौरन से जो है वो आपके पास क्या आ जाता है, फ़ौरन से पेड का स्टेटस आ जाता है। बट अगर आप एमसीबी के चालान के थ्रू करते हो तो फ़ौरन से नहीं आता, 48 आवर्स लगते हैं। बट अगर ऑनलाइन में भी आपका टाइम अगर पेड का स्टेटस नहीं आ रहा तो यू हैव टू वेट, और आपके पास 48 आवर्स के अंदर अंदर आपका पेड का स्टेटस आ जाएगा। स्टिल नहीं आता तो आप पीएमडीसी को कांटेक्ट कर सकते हो और पीएमडीसी को कांटेक्ट करके उनसे जो है वो ये कह सकते हो कि भाई हमारे पास पेड का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो काइंडली जो भी प्रोसीजर है उसको लेके चलिए, ठीक है। तो ये है बेसिकली प्रोसीजर। और जब आपने फ़ीस पेमेंट कर दी तो अब आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गई है। अब आपने इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट वेट करना है, पेड का बटन आ गया, बस ख़त्म, आपका काम ख़त्म, आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई। और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद जस्ट आपने MD-CAT की तैयारी करनी है। स्टिल मैंने इस पूरे प्रोसेस को बहुत आसानी से आपके लिए जो है वो आसान बना के डिस्कस कर दिया है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल प्रोसेस एक एक करके तमाम चीज़ें जो है वो डिस्कस कर ली। बस ये करना लाजमी तौर पे कि आप इसकी जो है ना वो एक स्क्रीनशॉट या इस तरह की कोई चीज़ रख लेना, ठीक है। बाकी आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।